स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइटन के चैप्टर 35 को। ब्लड की यूनिट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आती है इम्यूनिटी की डेफिनेशन। बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो ऐसे टॉक्सिन और ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट करती है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं, इस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। इसकी दो टाइप्स है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम उम्र के साथ साथ हासिल करते हैं, और इनेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ हर एक के अंदर होती है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी की दो टाइप्स कौन सी है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, वो चीजें जो हर इंसान में मतलब बाय बर्थ मौजूद होती है और ये वेरी नहीं कर रही होती। इनेट इम्यूनिटी का एज से कोई ताल्लुक नहीं होता, स्पेसिफिक एंटीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता, हर इंसान में होती है। क्या चीज होती है इनेट इम्यूनिटी में? नंबर एक, फैगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया की एबिलिटी जो है। नंबर दो, हमारे अंदर एसिडिक सिक्रीशन होती है स्टमक वगैरह में जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ स्वैलेड ऑर्गेनिज्म करती है। नंबर तीन, स्किन होती है जो कि ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट कर रही होती है एंटर होने से। नंबर चार, सर्टेन केमिकल्स हैं जिस तरह से लाइसोजाइम होते हैं, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स के केमिकल्स हैं, और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। ये वो चीजें जो हर इंसान में बाय बर्थ मौजूद होती है, इसको हमने कह दिया इनेट इम्यूनिटी। उसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप करना, जिसको हम अडैप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देती है। अगर एक एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है और उसके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो अब ये एंटीजन मजीद 100,000 टाइम्स भी स्ट्रांग होकर डेवलप हो जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो उसको रेजिस्ट कर लेती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर दो टाइप्स हैं। एक जिसमें हम एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्लाज्मा सेल्स वगैरह, इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं या बीटा सेल इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी। इसमें टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसमें डायरेक्टली सेल ही एंटीजन के खिलाफ जाकर काम करता है। ये दोनों इम्यूनिटीज तब काम करने शुरू होती है जब कोई एंटीजन एंटर होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए एंटीजन का एंटर होना जरूरी है, जबकि इनेट इम्यूनिटी हर इंसान में बाय बर्थ होती है। तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि बोथ टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि बीटा सेल इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी, इन दोनों के लिए एंटीजन का एंटर होना जरूरी होता है। इसकी बेसिकली निशानियां क्या है? एक तो इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है 8000 या इससे ज्यादा का, और दूसरा इनके ऊपर रेगुलरली रिकरिंग मॉलिक्यूलर ग्रुप्स होते हैं जिनको हम एपिटोप्स कहते हैं। खास मॉलिक्यूलर ग्रुप्स इनके में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। फिर लिम्फोसाइट्स की अहमियत के बारे में उन्होंने बताया। वो कह रहे हैं अगर कुछ बच्चों के अंदर जेनेटिक लैक ऑफ लिम्फोसाइट्स हो, यदि बचपन से या बाय बर्थ लिम्फोसाइट्स हो ही ना, तो उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, फुलमिनेटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती हैं और ये डेथ कॉज कर देती हैं। ठीक है जी। फिर आगे बता रहे हैं अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है, कोई एंटीजन एंटर होता है, वो लोकल टिश्यू को इन्वेड कर जाता है, तो होता ही है कि वो लिम्फ में एंटर हो जाता है और लिम्फ के थ्रू वो फिर लिम्फ नोड में आता है और लिम्फ नोड के सामने वो एक्सपोज होता है। तो जाहिर बात है फिर लिम्फ नोड कोशिश करता है कि उसको तबाह करे। अच्छा, फिर आगे यहाँ पे बात शुरू करते हैं हम थोड़ी बहुत ही उनकी ये जो डेवलपमेंट होती है इनके बारे में। पहले आपको पता है प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे ये सारे टाइप ऑफ सेल में प्रोड्यूस होना है। प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से बनेंगे कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से या टी सेल्स बन जाती है या बी सेल्स बन जाती है। ये जो शुरू का काम है ये सारा बोन मैरो के अंदर हो रहा होता है, लेकिन जो टी सेल्स है ये मेच्योर होते हैं इन थाइमस ग्लैंड, इसलिए इनको हम टी सेल्स कहते हैं। और जो बी सेल्स हैं इनकी मैच्योरेशन हो रही होती है हमारे पास, ये बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो रहे होते हैं। थोड़ा बहुत लिवर का रोल होता है। अच्छा, लेकिन इनको बी सेल्स हम बोन मैरो की वजह से नहीं कहते, बल्कि बी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी डिस्कवरी हुई थी बर्सा ऑफ फैब्रिकस में। बर्सा ऑफ फैब्रिकस बर्ड्स के अंदर क्लोएका के करीब एक जगह होती है। ठीक हो गई बात? तो आपको पता होना चाहिए बी लिम्फोसाइट are called so because of the bursa fabricus and T lymphocytes are called so because of the thymus gland। उसके बाद देखते हैं प्री प्रोसेसिंग जो कि इनकी हो रही होती है, यानी कि मैच्योरेशन के अंदर जो प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं टी सेल और बी सेल के, वो क्या होते हैं बेसिकली। टी सेल्स में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टी सेल्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के खिलाफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा सेल्फ एंटीजन का काम होता ही है कि सेल्फ एंटीजन के सामने टी सेल्स को एक्सपोज किया जाता है। जो टी सेल्स सेल्फ एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं उन टी सेल्स को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। हम कहते हैं यार ये तो बेड़ा गर्क करेंगे, आगे चलेंगे तो बॉडी के अपने खिलाफ काम करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट बनाते हैं, और नंबर दो, सेल्फ एंटीजन के सामने हम उनको एक्सपोज करते हैं। अगर वो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ काम करे तो हम उनको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और इन लाइन में बता रहे हैं कि अगर थाइमस को हम रिमूव कर दें उससे खत्म नहीं होता, बल्कि टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग या मैच्योरेशन वगैरह सही से नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम बिफोर बर्थ थाइमस को रिमूव कर दें फिर हम टोटली तौर पे खत्म कर सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी को भी। ठीक हो गया? तो यहां तक हमने टी सेल्स की मैच्योरेशन के बारे में देख लिया। फिर देखते हैं बी सेल्स की मैच्योरेशन जो कि हमने कहा लिवर और बोन मैरो के अंदर हो रही होती है। बी सेल्स के टी सेल्स उन्होंने दो डिफरेंस यहां पे बताए हुए हैं। नंबर एक, बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जाके एंटीजन के खिलाफ काम करती है। बी सेल्स खुद एंटीबॉडी के खिलाफ काम नहीं करते, जबकि टी सेल्स खुद एंटीबॉडी के खिलाफ काम करती है। नंबर दो, बी सेल्स बहुत ग्रेटर डायवर्सिटी की चीजों को प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी कि हमने कहा था टी सेल्स में थाउजेंड ऑफ टाइप्स बनते हैं, जो कि बी सेल्स कई टाइप मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ
एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है। फिर यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक खास एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाता है तो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज की तादाद बहुत बढ़ जाती है, उसके खिलाफ टी लिम्फोसाइट की तादाद बहुत बढ़ जाती है और एक ट्रिमेंडस नंबर ऑफ डुप्लीकेट लिम्फोसाइट बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लिम्फोसाइट को हम क्लोन लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। यानी कि एक एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो जो लिम्फोसाइट्स उस खास एंटीजन के खिलाफ काम कर सकती हैं वो वाले लिम्फोसाइट्स डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे और ऐसे लिम्फोसाइट्स को जो एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं हम उनको कहते हैं क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी। फिर देखते हैं ओरिजिन ऑफ मेनी क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। वो कहते हैं कि यार जीन्स तो सेवरल हंड्रेड है तो फिर इतने मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट किस तरह से बन गए। तो उसका बात ये है कि जीन्स बेसिकली जीन सेगमेंट्स में ब्रेक कर जाते हैं और मुख्तलिफ जीन सेगमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बना जाते हैं और मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, फिर आता है मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग अ क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब इन रिसेप्टर्स पे आके एंटीजन अटैच होती है तो ये समझ जाते हैं कि अच्छा हमारे मतलब की एंटीजन आई हुई है, अब हमें डिवाइड करने की जरूरत है। तो इस तरह से ये लोग एक्टिवेट होते हैं और क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट बनाना शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेजेस बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब इन रिसेप्टर पे एंटीजन की प्रोडक्ट्स लगती हैं तो ये डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेज करते ये हैं कि जब कोई एंटीजन आता है ये पहले उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस करते हैं और फिर उस एंटीजन की कुछ पार्ट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो भेज देते हैं आगे ताकि वो लिम्फोसाइट के पास जाएं और लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करें। तो ये फैगोसाइटोसिस भी कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए पार्टिकल्स भी भेज रहे हैं और इंटरल्यूकिन 1 वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को, उनकी डिवाइड करने को, उनकी प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैक्रोफेज 3 काम कर रहे हैं। नंबर 1 फैगोसाइटोसिस, नंबर 2 एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स इनके पास भेज रहे हैं ताकि ये पहचान सके कि इनकी जरूरत है और नंबर 3 इनको मजीद स्टिमुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 3। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह टी सेल्स भी काम कर रहे होते हैं। टी सेल किस तरह काम कर रहे होते हैं? ये एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये टी हेल्पर सेल्स भी मुख्तलिफ एंटीबॉडीज के बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। यानी ये जाके बी सेल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो बी सेल्स को मैक्रोफेजेस का इंटरल्यूकिन भी स्टिमुलेट करता है, बी सेल्स को टी हेल्पर सेल्स भी स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। बी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? जब बी सेल्स के रिसेप्टर पे आके एंटीजन वगैरह लग गई, जब उनको पता चल जाता है कि उन्होंने एक्टिवेट हो रहा है तो वो क्या करते हैं? वो इलाज होते हैं और बहुत डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, ये लिम्फोब्लास्ट या तो डिफरेंशिएट कर जाते हैं और फॉर्म करते हैं प्लाज्मा ब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट वापस फॉर्म कर देते हैं बी सेल्स। अगर ये प्लाज्मा ब्लास्ट फॉर्म करें तो ये प्लाज्मा ब्लास्ट फॉर्म करते हैं प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल्स फिर आपको पता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तेजी से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, ऑलमोस्ट 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। गैमा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो लिम्फोब्लास्ट वापस बी सेल्स बन गए थे उनको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। ये वो बी सेल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर अब मेमोरी के तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी कि अगर पहला एक्सपोजर हुआ किसी एंटीजन का तो वो होता है प्राइमरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस के एंड में कुछ ना कुछ मेमोरी सेल बन चुके होते हैं। जब सेकंड एक्सपोजर होता है तो ये मेमोरी सेल इतना अच्छा काम करते हैं कि सेकंड एक्सपोजर में बहुत जबरदस्त जवाब मिलता है और बहुत फौरी जवाब मिलता है एंटीजन को। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने एंटीबॉडीज को यहाँ पे जिक्र कर दिया कि प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी रिलीज किया, तो एंटीबॉडीज की फर्दर नेचर को देख लेते हैं। एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इनके ऊपर 2 तरह की चेन होती है, एक हैवी चेन, एक लाइट चेन। हैवी और लाइट चेन का पेयर होता है जिसको हम कहते हैं हैवी लाइट पेयर। कम से कम 2 पेयर, ज्यादा से ज्यादा 10 पेयर होते हैं। ये देखिएगा, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। अब कम इसमें 2 पेयर है नजर आ रहे हैं हमें, कम से कम 2 पेयर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 पेयर होते हैं। हर पेयर के अंदर एक कांस्टेंट पोर्शन होता है ये वाला और एक वेरिएबल पोर्शन होता है ये वाला। ये वेरिएबल पोर्शन डिटरमिन कर रहा होता है कौन से एंटीजन के खिलाफ इन्होंने काम करना है और कांस्टेंट पोर्शन इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहा होता है। यानी कि कांस्टेंट पोर्शन डिटरमिन कर रहा होता है उनकी डिफ्यूजिविटी इन द टिश्यूज और एडहेरेंस टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और इस तरह की जो अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टीज हैं ये कांस्टेंट पोर्शन पर डिपेंड कर रही होती हैं। बाकी कौन सा एंटीजन लगेगा ये वेरिएबल पोर्शन पे ही डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी किसी एक एंटीजन के लिए खास तौर पर स्पेसिफाइड होती है। मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल पोर्शन डिटरमिन करता है कौन से एंटीजन के खिलाफ होगा। किस तरह स्पेसिफाइड होती है यार? वो किसी एक खास एंटीजन के साथ ही प्रॉपर हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस किसी एक खास एंटीजन के साथ बनती है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एफिनिटी को चेक करने के लिए हम एफिनिटी कांस्टेंट होता है। एफिनिटी कांस्टेंट में क्या देखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ बॉन्ड्स, कितने बाउंड हो चुके हुए हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन्स। इससे हम डिटरमिन कर लेते हैं कि यार टोटल इतने एंटीबॉडी एंटीजन है, इनमें से इतने बाउंड हो गए हैं। अगर बाउंड हुए हुए ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे एफिनिटी कांस्टेंट ज्यादा है, और अगर बाउंड हुए हुए कम है तो फिर हम कहेंगे नहीं एफिनिटी कांस्टेंट बहुत थोड़ा है। फिर आती है जनरल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज। 5 तरह की क्लासेस होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, गेम्ड आप इसके लिए निमोनिक यूज कर सकते हैं। 3 की डिटेल बात बताई भी उन्होंने। सबसे कॉमन IgG, सबसे लार्ज 10 बाइंडिंग साइट वाला कौन सा होता है? IgM।
और एलर्जी वगैरह में कौन रोल प्ले कर रहा होता है? आईजीई। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बस 3 चीजें देख लें। फिर मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज किस तरह से काम करती हैं। ठीक, पहले हमने देखा बी सेल्स एक्टिवेट हुए तो क्या किया, लिम्फोब्लास्ट बने, लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट बने, प्लाज्मा ब्लास्ट प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। फिर एंटीबॉडीज की नेचर को हमने देखा क्या क्या चीजें होती है, वेरिएबल पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन, दो चेंज, हेवी लाइट पेयर, ये वो सारा देख लिया। फिर हमने देखा कि वो स्पेसिफिक होती है खास एंटीजन की वजह से, अपनी बॉन्डिंग की वजह से। ठीक, फिर हमने देखा उस एंटीबॉडीज की कुछ खास क्लासेस हैं, 4-5 तरह की होती है। अब हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी है ये काम किस तरह से करती है। तो 2 तरह से काम करती है, एक डायरेक्ट अटैक ऑन द इन्वेडर और दूसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। डायरेक्ट अटैक में क्या करती हैं? 4 चीजें डायरेक्ट अटैक में करती हैं। नंबर 1 एग्लूटिनेशन, ये इस तरह से एग्लूटिनेट करना शुरू कर देती हैं और वो ऐसे ऐसे ये जो क्लॉट सब बन जाता है ये तबाह हो जाता है। नंबर 2 प्रेसिपिटेशन, जो आराम से जा रहा था आपका एंटीजन जो था वो डिजॉल्व होता चला जा रहा था, सॉल्युबल फॉर्म में था, ये उसको पकड़ लेती है, ये कहते हैं भजन के इधर, और इनसॉल्युबल कर देती है। ठीक है। नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एंटीजन की जो टॉक्सिक साइड्स है उन पर जाकर लग जाती हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देती, उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और नंबर 4 लिसिस, एंटीजन को तोड़ देती है, ये हो गया लिसिस। ठीक हो गया। तो ये तो हमने देख ली आपका जो डायरेक्ट एक्शन किया एंटीबॉडीज ने। इनडायरेक्ट एक्शन या जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू एक्शन था वो क्या था, उसको अब देख लेते हैं हम। सिस्टम में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है इसका जो कांस्टेंट पोर्शन होता है यहाँ पे आकर लगती है C1 प्रोटीन। ठीक है, टोटल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 11 प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी C1 से लेकर C9 तक, और उसके अलावा B और D प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो पहले हमने देखा कि C1 प्रोटीन लग गई, कन्वर्ट होगी इंटू C1 डैश। C1 डैश ने क्या किया, C4 प्लस C2 को सपोर्ट किया और ये कन्वर्ट हुई इंटू C42 डैश प्लस C4A। ठीक है, C42 डैश ने इंकरेज किया, C3 की कन्वर्जन हुई C3B डैश प्लस C3A। फिर C5 की कन्वर्जन हुई C5B डैश प्लस C5A। फिर C5B डैश आगे आया C6 प्लस C7 को मिला के C5B67 डैश। ठीक है, और फिर ये मिला 8 और 9 में मिलके C5B6789 डैश। ठीक है, ये जो सारा प्रोसीजर है ना ये लगता मुश्किल मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे ये एसक्यू वगैरह में पूछते नहीं और एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते नहीं है। अब हम देखते हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है ये काम क्या करती हैं। हाँ, ये काम जरूर पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन ये जो साइकिल है ये साइकिल इंशाल्लाह नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं। ये C5B होता है, ये ऑक्सीडाइजेशन और फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले कर रहा होता है, दोनों न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट यानी कि कर रहा है। नंबर 2 लिसिस हो रहा होता है कि जो आखिरी प्रोडक्ट है आपके पास, ये लिसिस और जो एंटीजन में रोल प्ले कर रहा होता है, उनके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, इस तरह लिसिस कर देता है। नंबर 3 एग्लूटिनेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, इन्वेडिंग। नंबर 4 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वायरसेस, न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे बताया था, टॉक्सिक साइट्स को कवर कर देती है ताकि वो अपना इफेक्ट ना कर सके। नंबर 5 कीमोटैक्सिस, ये जो C5A है ये कीमोटैक्सिस करता है, यानी कि दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट भी करता है इस जगह पे। नंबर 6 एक्टिवेशन ऑफ मैस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, C4A, C3A, C5A, ये तीनों मिलकर मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स वगैरह को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। और नंबर 7 इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स कॉज कर रहे होते हैं आपके पास, ये जो प्रोडक्ट्स थी ये मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स इफेक्ट्स कॉज करते हैं। किस तरह से कॉज करती हैं? वेजोडाइलेशन करवाती हैं, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी करवाती हैं और इन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन कॉज करवाती हैं। तो हमने देखा कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स थी ये प्रोडक्ट 7 तरह के काम कर रही होती है। इन कामों को याद करने के लिए निमोनिक आपके पास नलाइको भी है या एक और निमोनिक है अपना ही LOC, ये अपना ही LOC। ठीक है, वीडियो के अंदर मैंने अपना ही LOC बताया था, लेकिन वैसे बाद में मैंने देखा ये भी एक बड़ा अच्छा निमोनिक बना था, नलाइको। अच्छा, आगे आ जाए स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ टी लिम्फोसाइट सिस्टम का जिक्र करते हैं। पहली बात तो ये है कि टी लिम्फोसाइट के भी टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स बन सकते हैं, जिस तरह बी लिम्फोसाइट के बी मेमोरी सेल्स बनते थे उसी तरह इसके भी टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स बनते हैं, और वो मेमोरी सेल्स ब्लड के अंदर भेजे जाते हैं। ब्लड के अंदर फॉर सेवरल मंथ्स सर्कुलेट करते रहते हैं, जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया सर्कुलेटिंग अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद बात यहाँ पर उन्होंने ये बताई है कि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो किसी एंटीजन को खुद नहीं पहचानते, बल्कि कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उन तक एंटीजन को लाए तो ही पहचान पाते हैं। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं, या कोई डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह हो सकते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन एंटीजन को अटैच करती है और एंटीजन को अटैच करके टी सेल के रिसेप्टर पे लाके छोड़ देती है और लाके दिखाती है कि भाईजान ये देखो रिसेप्टर आया हुआ है। तो फिर जाके इसको समझ में आती है। 2 तरह की मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन होती है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 साइटोटॉक्सिक टी सेल के सामने जाती है, और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 2 हेल्पर टी सेल के सामने जाती है। अब हम जिक्र करते हैं टी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। 3 टाइप्स होती है, टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल। सबसे पहले देखते हैं हम टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स सबसे न्यूमरस होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं तादाद में। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं दूसरे सेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बी सेल्स को भी सपोर्ट करते हैं, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी सपोर्ट करते हैं। देखते हैं किस तरह से। ये बेसिकली सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फोकाइंस। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 2, 3 यहाँ पे उन्होंने बताया मुख्तलिफ सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे होते हैं। ये सब्सटेंसेस क्या क्या इफेक्ट रखते हैं इनको हम स्टडी करते हैं। बीच में एक बात उन्होंने ये बता दिया कि लिम्फोकाइंस इतने जरूरी होते हैं कि जब एड्स होता है तो उसमें यही लिम्फोकाइंस होते हैं या हेल्पर टी सेल होते हैं जो कि इफेक्ट होते हैं और हम कहते हैं बंदे का इम्यून सिस्टम फारिग हो गया। ठीक है, तो इतने जरूरी होते हैं। ठीक, क्या क्या काम कर रहे होते हैं? जिस तरह इंटरल्यूकिन 2 जो है वो
टी सेल्स को, सप्रेसर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इसी तरह इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 जो है वो बी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको हम बी सेल ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं या बी सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है ये जो हेल्पर टी सेल्स है। हेल्पर टी सेल के बाद आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये एंटीजन या ऑर्गेनिज्म के साथ मजबूती से बाइंड कर देते हैं और बाइंड करने के बाद ये रिलीज कर रहे होते हैं होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स, परफोरेंस। ये परफोरेंस उस एंटीजन या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होल्स फॉर्म कर देते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। यही वो सेल होते हैं जो कि बेसिकली एंटीजन को तबाह कर रहे होती हैं। यही सेल होते हैं जो कि टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यही वो सेल होते हैं जो कि कैंसर सेल्स के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, जो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये हमने देखा 2-3 जगह पे किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं सप्रेसर टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को थोड़ा कम करने के लिए, समझाने के लिए कि यार बस ठीक है एक हद तक काम रखो, सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। सप्रेसर टी सेल्स इम्यून टॉलरेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इम्यून टॉलरेंस का क्या मतलब है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को ये समझाया जाए कि कम से कम अपनी बॉडी के सेल्स को छोड़ दो। सारे सेल्स को तो तुम बाइंड कर करके उनकी मेम्ब्रेन्स को पंक्चर करो, लेकिन अपनी बॉडी के सेल्स को छोड़ दो। इसको हम कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस के बारे में मजीद यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट टॉलरेंस रिजल्ट फ्रॉम क्लोन सिलेक्शन ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग। जब हमने प्री प्रोसेसिंग पढ़ी थी तो वहां पे हमने कहा था कि हम सेल्फ एंटीजेंस को भी देते, ये आपको याद होगा, हम सेल्फ एंटीजेंस यूज करते थे आजमाने के लिए कौन से टी सेल कौन से बी सेल अपने खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने एंटीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो अपनी बॉडी के खिलाफ काम कर रहे थे उनको हमने बाहर कर दिया था। तो ये जो प्री प्रोसेसिंग थी ये बहुत जरूरी होती है इम्यून टॉलरेंस के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे एंटीजन प्रोड्यूस, ऐसे एंटीबॉडीज और ऐसे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते चले जाएंगे जो कि अपनी ही बॉडी के खिलाफ काम करेंगे और इसको इम्यून टॉलरेंस का फेलियर कहेंगे। इम्यून टॉलरेंस बेसिकली है क्या कि अपनी बॉडी के खिलाफ कम से कम काम ना किया जाए। अगर ये इम्यून टॉलरेंस फेल कर जाए, ये जो प्री प्रोसेसिंग है ये ना हो, तो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस होना शुरू हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। डेमेटिक फीवर, जिसमें आपको पता है कि खासतौर पर हार्ट के वैल्व्स वगैरह तबाह हो जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलाई वगैरह है किडनीज के अंदर वो तबाह हो जाती है। मायस्थीनिया ग्रेविस, इसके अंदर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और इसी तरह से सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये मुख्तलिफ चीजें उन्होंने बता दी है कि इम्यून टॉलरेंस के फेलियर से ये चीजें आपको ये खराबियां प्रोड्यूस हो सकती हैं। फिर इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीजन, यहाँ पे सिंपल सी चीज उन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया हुआ है कि हम अटेन्यूएटेड या डेड ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी एंटर हो बॉडी के अंदर तो भी इंसान बच जाता है। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो हमने वैक्सीन की है इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में ये होता है कि अगर किसी इंसान को ऑलरेडी बीमारी हुई है तो उसके अंदर हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर देते हैं किसी और बंदे से निकाल के, या उसके अंदर हम टी सेल्स को ही इंजेक्ट कर देते हैं किसी और बंदे से निकाल के। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया पैसिव इम्यूनिटी। ये टेम्परेरी इम्यूनिटी होती है, ये सिर्फ उस वक्त बीमारी को दूर करने के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। फिर एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी को देखते हैं। पहले हमने कहा था इम्यून टॉलरेंस का खत्म होना, उसमें ये जो ऑटो इम्यून डिजीज थी उसमें यह था कि बॉडी अपनी ही चीजों के खिलाफ काम करना शुरू हो गई थी। यहाँ पे ऐसा ही है कि बॉडी अपनी चीज के खिलाफ काम तो नहीं करी, लेकिन एक मामूली चीज थी उसके खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर गई है। इसकी रीजन एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स का इसमें कोई किरदार नहीं है। टी सेल्स क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज करना शुरू कर देते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, हालांकि चीज इतनी हार्मफुल थी नहीं। ठीक है, तो रिजल्टेंटली वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी के अपने नॉर्मल टिश्यूज वगैरह को भी डिस्ट्रॉय या डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने देख लिया एक्टिवेटेड टी सेल्स की वजह से। अच्छा, फिर उसके अलावा ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई है जो आपके पास खासतौर पे इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करी थी, एलर्जी में रोल प्ले करी थी, वो अगर एक्सेस हो तो क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ई बेसिकली जो बेजोफेल्स होते हैं, मैस्ट होते हैं, उनके ऊपर अटैच हुई होती है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन ई इस एंटीबॉडी के ऊपर जब आके एंटीजन लगता है तो ये बेजोफेल्स और मैस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, उनको ब्रेक करना शुरू करती है। बहुत ज्यादा बेजोफेल्स और मैस्ट सेल्स रप्चर होते हैं तो उनके अंदर से सब्सटेंसेस, हिस्टामिन्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये सब्सटेंसेस निकलते हैं तो फिर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी डायलेशन ऑफ लोकल ब्लड वेसल्स होती है, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को वहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है, परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज इंक्रीज कर दी जाती है, स्मूथ मसल की लोकल कॉन्ट्रैक्शन की जाती है। ये मुख्तलिफ रिएक्शन वहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो कि एलर्जीज वगैरह कॉज कर रहे होते हैं। तो एलर्जीज की रीजन एक्टिवेटेड टी सेल्स और एक्सेस इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज हो गया। अब हम मुख्तलिफ एलर्जीज को देखते हैं। सबसे पहले एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस में ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस को आपको डाल देते हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेटरी शॉक वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फिर यूट्रिक एरिया के अंदर खासतौर पे स्किन के एरिया होते हैं, स्किन के अंदर वेजिटेशन वगैरह होती है, रेड फ्लेयर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और जो स्किन की स्वेलिंग होती है इसको हम नाम देते हैं हाइव्स का। ठीक है, तो ये पता है हाइव्स किस में हो रही है, यूट्रिक एरिया के अंदर। फिर आता है हे फीवर। हे फीवर आपके नोज से रिलेटेड होता है, ये नोज की स्वॉलन नेजल लाइनिंग को प्रोड्यूस करता है और इंट्रा नेजल वैस्कुलर डायलेशन कॉज कर देता है। तो ये मुख्तलिफ इश्यूज जो कि हे फीवर में आ गए। और फिर आता है एस्दमा। एस्दमा के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई
कोई ऐसा सब्सटेंस आता है, कोई एंटीजन आता है या कोई ऐसा सब्सटेंस आता है जो कि हमें एलर्जन लगता है, जिसके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। तो इसमें रिएक्शन होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, स्पैज्म होता है, ब्रोंक्यूल्स स्मूथ मसल्स हो जाते हैं, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ब्रीदिंग वगैरह में इशू आना शुरू हो जाता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।